नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। आपको हम आज जियोग्राफी का 5वां वीडियो कवर कराएंगे, जिसमें आपको बहुत सारे जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बताएंगे। तो यह वीडियो आपके आने वाले यूपीआरओ, यूपीपीसीएस और यूपीएआरओ और अन्य सभी यूपीएससी से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे पहले नंबर पर भूकंप। तो भूकंप कहाँ पर उत्पन्न होता है इसको देखेंगे और इसको किस तरह से मापा जाता है, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले भूकंप मूल देख लेते हैं। जैसे कि यह पृथ्वी अर्धवृत्ताकार में इसको हमने काटा, तो जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है, मान लो यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ, तो इसे भूकंप मूल कहते हैं। उसके बाद यदि भूकंप इसकी जहाँ पर तीव्रता सबसे अधिक होती है, तो इसकी तीव्रता जैसे यहाँ पर सबसे अधिक है, तो इसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। उसके अलावा भी इसके कई सारी किरणें निकलती हैं जो कि उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती, लेकिन जहाँ पर भूकंप अधिकेंद्र होता है यहाँ पर सबसे अधिक क्षति होती है। उसके बाद गहराई के आधार पर भूकंप को देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर सामान्य भूकंप जो कि 0 से 50 किलोमीटर पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मध्यवर्ती भूकंप जो कि 50 से 250 किलोमीटर के बीच आते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर गहरे या पाताल ली भूकंप, ये 250 से 700 किलोमीटर की गहराई से निकलते हैं। तो ये 3 भागों में भूकंप को बांटकर हम पढ़ेंगे, सामान्य, मध्यवर्ती और गहरे भूकंप। उसके बाद देख लेते हैं जो ऊर्जा मूल रूप से निकलती है भूकंप से उसे क्या कहते हैं। तो प्रत्यास्थ ऊर्जा, ये भी कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ऊर्जा मूल रूप से निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ ऊर्जा। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लहरों के प्रकार। तो पहला है प्राथमिक लहर जिसे पी वेव भी कहते हैं, यानी कि प्राइमरी वेव्स, जिन्हें अनुदैर्ध्य तरंग या ध्वनि तरंग भी कहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। प्राथमिक तरंग तीनों माध्यमों में चलती है और इसकी गति सर्वाधिक होती है, ये भी याद रखिएगा। यह तीनों माध्यमों में चलती है और सबसे सर्वाधिक गति वाली होती है। उसके बाद देख लेते हैं अनुप्रस्थ अथवा गौण तरंग, या इनको हम सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं या ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं। प्रकाश तरंगों की भांति यह चलती हैं। तो अनुप्रस्थ अथवा गौण तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं, सिर्फ ठोस माध्यम में चलती हैं, याद रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम में चलती हैं, तरल अवस्था में लुप्त हो जाती हैं। चूँकि यह तरंग पृथ्वी के क्रोड से गुजर नहीं पाती, अतः इस तरंगों से पृथ्वी के क्रोड का तरल होने का अनुमान लगाया जाता है। तो यह एक फैक्ट है जिसके कारण से हम एक महसूस कर सकते हैं एक कॉन्सेप्ट को कि यह तरंगे पृथ्वी के क्रोड से नहीं निकल सकती। इस कारण से हम सोचते हैं कि पृथ्वी का क्रोड पक्का वहाँ पर लिक्विड टाइप होगा, जो कि लावे का रूप होगा। उसके बाद देख लेते हैं धरातली तरंगे, जिन्हें लॉन्ग पीरियड वेव भी कहते हैं, पृथ्वी के ऊपरी भाग से प्रभावित करती हैं। तो यह तरंगे होती हैं जो पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं, क्योंकि इनका नाम ही है धरातली तरंगे। यह अत्यधिक लंबे मार्ग का अनुसरण करती है। इनकी दूसरी विशेषताएं हैं, यह बहुत ही लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं। तीसरी, यह गति काफ़ी धीमी होती है इनकी और सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। क्यों, ऐसा क्यों है कि सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। क्योंकि यह पृथ्वी के धरातल पर आती हैं, जहाँ पर मानव बस्तियाँ बसी हुई हैं, घर बने हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पर यह इस प्रकार की तरंगे आती हैं, जिससे कि मानव जाति को काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है। उसके बाद देख लेते हैं पीएस तरंगे, यानी कि प्राइमरी तरंगे युग्म में चलती हैं और सर्वाधिक गति होती है। उसके बाद न्यूनतम गति इसकी कहाँ होती है, पीजी माइनस पीएस।
तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में न्यूनतम गति होती है इनकी। उसके बाद भूकंपी तीव्रता मापने का यंत्र क्या होता है, तो सिस्मोग्राफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंपी मापने का यंत्र क्या होता है, तो सिस्मोग्राफ होता है। इसके 3 स्केल होते हैं। कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा भूकंप मापी स्केल नहीं है, तो 3 ऑप्शन दे देगा और एक चौथा दे देगा जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप इन तीनों ही मापनों को देखिए। पहला है रोसी-फेरल स्केल जिसका मापक 1 से 11 है। दूसरा है मर्केली स्केल जिसका मापक 12 है। तीसरा है रिक्टर स्केल, सबसे इम्पॉर्टेंट है रिक्टर स्केल, लॉगरिथमिक मापक है या 0 से 9 है। लॉगरिथमिक, प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। ये रिक्टर स्केल की विशेषता है। तो पहला है रोसी-फेरल, दूसरा है मर्केरी और तीसरा है रिक्टर स्केल। उसके बाद देख लेते हैं 105 डिग्री से 145 डिग्री तक कोई तरंग नहीं होती। यह इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि 105 से 145 डिग्री के बीच में क्या तरंगे कोई रहती हैं, तो कोई भी तरंगे नहीं रहती क्योंकि वहाँ से गुजर ही नहीं पाती। यह मुख्य रूप से इसका कारण रहता है। उसके बाद देख लेते हैं, इस फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के क्रोड से गुजर सकती हैं और द्वितीयक तरंगे पृथ्वी के क्रोड से नहीं गुजरती, जबकि यह यहाँ पर विलीन हो जाती हैं या फिर दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। तो पृथ्वी के क्रोड मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ से प्राथमिक तरंगे देखो गुजर जाती हैं और द्वितीयक तरंगे यहाँ से नहीं गुजरती। उसी प्रकार इधर भी है, क्रोड यस तरंग छाया क्षेत्र, यानी कि यस जो सेकेंडरी तरंगे हैं वो यहाँ से अंदर नहीं आ पाती, इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी तरंगे नहीं आ पाएंगी और इधर मुड़ जाती हैं ये। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्राथमिक तरंगे भेज जाती हैं पृथ्वी के क्रोड को, जबकि द्वितीयक तरंगे पृथ्वी के क्रोड को नहीं भेज पाती। उसके बाद हम देख लेते हैं भ्रंश कगार, भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, भ्रंशोत पर्वत और हास्ट पर्वत। तो भ्रंश घाटी सबसे पहले देख लेते हैं। जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है, तब तनाव जनित बल के कारण 2 भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। एग्जाम्पल है जॉर्डन की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी जहाँ की मृत सागर में स्थित है। जो आइए देख सकते हैं भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। तो यह है जहाँ पर 2 चट्टानें वहीं पर स्थित रहती हैं और बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है। देख सकते हैं जैसे कि ये बीच का हिस्सा नीचे धंस गया, बाकी दोनों चट्टानें वहीं पर स्थित हैं। इसी प्रकार से इसमें भी तो मृत घाटी या स्पेंसर घाटी ये मृत सागर में स्थित है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं भ्रंशोत पर्वत। तो भ्रंशोत पर्वत जिसे कि ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, इसके 2 अगल बगल के पर्वत धंस जाते हैं लेकिन बीच का हिस्सा वैसा ही स्थित रहता है और ऊपर सपाट हो जाता है, जिस कारण से जैसे कि तिब्बत का पठार या फिर पामीर का पठार ऐसे पर्वत हैं जो कि भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। बीच का हिस्सा दब गया है और बीच का हिस्सा वहीं उठा हुआ है और अगल बगल का हिस्सा उसका नीचे दब गया है। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में है, सतपुड़ा पर्वत है या ब्लैक माउंटेन का भारत में सबसे अच्छा उदाहरण सतपुड़ा पर्वत है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हार्स्ट पर्वत देख लेते हैं। हार्स्ट पर्वत जर्मनी का हार्ज पर्वत है। इसका फिगर इस प्रकार से रहेगा कि बीच का हिस्सा ऊपर उठता चला जाएगा और बाकी के दोनों हिस्से अगल बगल के वहीं पर स्थित रहेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं चट्टानें। तो चट्टानें को कितने भागों में बांटा गया है। पहला है आग्नेय शैलें
जिन्हें कि प्राथमिक शैल भी कहते हैं या रबेदार एवं प्राथमिक शैल कहते हैं। दूसरा है अवसादी शैलें। तीसरा है रूपांतरित चट्टानें। तो पहले में जो प्राथमिक यानी कि आग्नेय शैलें हैं उसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिग्माटाइट, गयोराइट, गैब्रियल और पिचस्टोन और फ्यूसिल है। उसके बाद देख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ फिगर में ज्वालामुखी यहाँ पर जैसे फूटा हुआ है, तो इसे ज्वालामुखी, और उसका लावा जो बहकर आता है इधर तो उसे लावा का पठार, और उससे जो पठार बनता है तो उसे लावा का पठार कहते हैं। और फैकोलिथ संरचना कैसी बनती है, इस प्रकार से जहाँ पर ज्वालामुखी ऊपर की तरफ जाता है लेकिन निकल नहीं पाता और छाते जैसी संरचना बनाता है तो उसे फैकोलिथ, और छाते के आकार की यह भी एक संरचना है जिसे लैकोलिथ कहते हैं। यह पूरी तरह से फैला हुआ नहीं होता लेकिन फैकोलिथ पूरा फैल जाता है। उसके बाद देख लेते हैं डाइक, जो कि चट्टानी लावे का रूप होती है डाइक, और लैपोलिथ भी इसी के रूप होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी देख लेते हैं। धरातली प्रवाह ज्वालामुखी गर्म जल के स्रोत होते हैं, गीजर होते हैं, धुआंरे का भी रूप होते हैं। और देख लेते हैं ज्वालामुखी से निश्चित पदार्थ। तो ज्वालामुखी से निश्चित पदार्थ गैस एवं जलवाष्प होते हैं, CO2, NO2 और SO2 गैसों के रूप में होते हैं। उसके बाद विखंडित पदार्थ होते हैं, धूल, राख से बने चट्टानी टुकड़े एवं मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े जिसे लैपिली कहते हैं, और बड़े बड़े टुकड़े भी होते हैं। उसके बाद होते हैं लावा। तीसरे नंबर पर लावा भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ होता है जिसमें बहुत सारे एसिड भी होते हैं और धातुएं भी होती हैं। अत्यंत गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, एसिलिका की मात्रा अधिक होती है, यानी कि सिलिका की मात्रा इसमें अधिक मात्रा में होती है, सिलिका। उसके बाद क्रेटर से आर पार यह निकल जाता है। स्ट्रोम्बोली इटली का ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। उसके बाद देख लेते हैं विभिन्न स्थलाकृतियाँ जो कि नदी द्वारा निर्मित की जाती हैं। पहला है वी आकार की घाटी। तो विभिन्न स्थलाकृतियाँ नदी द्वारा निर्मित है। पहला है वी आकार की घाटी, दूसरा है जलप्रपात या छिप्रिका, तीसरा है जलोढ़ पंख, तीसरा और चौथा है नदी विसर्प यानी कि गोखुर झील। जैसे कि कोई नदी आती है ऐसे और फिर अचानक यहाँ पर जमाव उत्पन्न हो जाता है तो यह गोखुर की तरह ऐसे बन जाती है, यहाँ पर झील बन जाती है। तो और यह नदी यहाँ से बहना शुरू हो जाती है तो यह गोखुर झील इसे कहा जाता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ का मैदान। प्राकृतिक तटबंध वो होते हैं जैसे कि यह किनारा है नदी का या समुद्र का, तो यहाँ पर बालू बार बार बालू निक्षेपित करती हैं जब नदियाँ, तो यहाँ एक बांध जैसे बन जाता है। इससे फिर ऊपर पानी नहीं बह पाता, तो यहाँ पर एक बांध जैसे जब बन जाएगा तो उसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। उसके बाद बाढ़ का मैदान, डेल्टा और फिर नदी द्वीप। डेल्टा का तात्पर्य होता है जब कोई नदियाँ समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो कई भागों में बढ़ जाती हैं जिसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा भी कई प्रकार का होता है जैसे कि वृक्षनुमा डेल्टा, इस प्रकार से कई प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ देख लेते हैं। पहली है यू आकार की घाटी, दूसरी है लटकती घाटी, तीसरी है नुनाटक, चौथी है सर्क, पांचवी है एरीथ, छठवीं है ड्रमलिन और सातवीं है एस्कर। उसके बाद आठवीं है भ्रंश या हॉर्न, नौवीं है रास मुटाने और 10वीं है हिमोड़। उसके बाद पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ अपवाहन बेसिन या वातगर्त, छत्रक शैल, स्तंभ, यारडंग, इंसेलबर्ग और जीवजेन। तो जीवजेन। उसके बाद बरखान है, बालू का स्तूप है, लोएस का पठार है,
क्योंकि लोएस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लाया भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, तो ये पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, लोयस और प्लाया का मैदान। उसके बाद सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, पहला है भृगु जिसे क्लिफ भी कहते हैं, दूसरा है तटीय कंदरा या गुफा, तीसरा है पुलिन, चौथा है मेहराब, स्टैक है, लोधिका है, उसके बाद तटरेखा है, फियार्सु तट है नॉर्वे का, और डाल्मेशियन तट युगोस्लाविया में है। उसके बाद रिया तट है, प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट है। हैफा तट है इजराइल का। उसके बाद निर्गत तट है, फिर लैगून है। उसके बाद हम शैल चक्र देख लेते हैं। शैल चक्र जैसे कि आग्नेय चट्टान है तो ताप और दाब के कारण यह कई भागों में टूट जाती है, तो उसके बाद इस कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं, या फिर उसमें कई दाब या ताप पड़े तो उसमें अवसादी चट्टानों का भी रूप ले लेती है। अब यही आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं, तो मैग्मा जब लावा ज्वालामुखी से निकलता है तो जब ठंडा होता है तो उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और यही कायांतरित चट्टानें यदि गल जाएं, इन्हें ताप बहुत ज़्यादा दे दिया जाए, ताप दाब, तो यह फिर से मैग्मा का रूप धारण कर लेती हैं। और कायांतरित चट्टानों को यदि ताप और दाब दे दिया जाए या अवसादी चट्टानों को ताप और दाब दे दिया जाए तो फिर यह कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। देख सकते हैं कि यदि अवसादी चट्टानों को ताप और दाब दे दिया गया तो कायांतरित चट्टानें बन गई, या फिर कायांतरित चट्टानों का आच्छादन हो गया तो अवसादी चट्टानें बन गई। तो इस प्रकार से यह इस फिगर के द्वारा हम आपको शैल चक्र बता दिए हैं। आप इसको और एक दो बार देख लीजिएगा कि ये एरो किधर बता रहे हैं, कौन सी चीज़ें बता रहे हैं। उसके बाद आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के बारे में देख लेते हैं। आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, और अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शैल है, चूना पत्थर है, बालुका पत्थर है, चाक एवं डोलोमाइट है। उसके बाद रूपांतरित चट्टानों में, तो रूपांतरित चट्टानों में नीस, शिस्ट, और रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, संगमरमर वही चीज़ है। उसके बाद रूपांतरित से रूपांतरित कौन कौन चट्टानें हैं, स्लेट, फाइलाइट, गैब्रो फाइलाइट, शिस्ट और सनसेटाइन, ये सभी चट्टानें रूपांतरित हैं। उसके बाद पृथ्वी के 0 डिग्री सेल्सियस को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर के 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। फिर उसके नीचे के 23.5 को मकर रेखा कहते हैं। ऊपर के हिस्से को 66.5 जो डिग्री होता है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उसी प्रकार से नीचे भी होता है तो शीतोष्ण कटिबंध इसे भी कहते हैं। फिर सबसे ऊपर जो 0 अंश होता है तो उसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आइए कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से देशों से कर्क रेखा गुजरती है, तो बहामास और मैक्सिको, 2 देश याद रखेगा, बहामास और मैक्सिको। फिर अफ्रीका के तो पश्चिमी सहारा, मैरिटोनिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, इन 6 देशों से होकर अफ्रीका के गुजरती है। उसी प्रकार से एशिया के कितने देशों से गुजरती है, तो सऊदी अरब, ओमान, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, इन सभी देशों से होकर एशिया के गुजरती है। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देशों से एशिया से गुजरती है। उसके बाद देख लेते हैं मकर रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका का चिली देश है, अर्जेंटीना भी है, ब्राज़ील भी है, पराग्वे, ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं जिनसे होकर मकर रेखा गुजरती है। उसी प्रकार देख लेते हैं अफ्रीका के कौन कौन से देशों से होकर
मकादेखा गुजरती है तो अफ्रीका के नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से होकर मकादेखा गुजरती है। उसके बाद विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो दक्षिण अमेरिका, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो दक्षिण अमेरिका, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। उसी प्रकार अफ्रीका से साओ टोरमे, प्रिंसेप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इन देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। उसी प्रकार एशिया के मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबूती से क्या गुजरती है? विषुवत रेखा। तो याद रखिएगा, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। उसके बाद देख लेते हैं 0 डिग्री यानी कि देशांतर प्रधान यामोत्तर रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है? तो सबसे पहले यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और फ्रांस। 3 देश याद रखिएगा, यूरोप के, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और फ्रांस। उसके बाद अफ्रीका के कौन से देशों से गुजरती है? तो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका नहीं, इतने ही देश हैं जिनसे कि अफ्रीका के देशों से गुजरती है। फिर अंटार्कटिका अलग ही महाद्वीप है। उसके बाद 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। 4 मिनट 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को समय लगता है। उसके बाद देख लेते हैं, यानी कि 15 डिग्री घूमने में उसको 1 घंटा लगेगा। तो 15 डिग्री घूमने में 1 आवर। उसके बाद देख लेते हैं अर्थ का रोटेशन स्पीड क्या है? तो जो भूमध्य रेखा पर है उसकी स्पीड है 1670 किलोमीटर और कर्क रेखा पर जो गोलार्ध या अक्षांश रेखाएं हैं उनकी स्पीड क्या है? तो 1275 किलोमीटर। उसके बाद 1275 किलोमीटर नीचे भी वही सेम है। और यह जो सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का, वो कितनी स्पीड से लगा रही है? तो 107 किलोमीटर पर आवर। तो 107 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो यह सभी पृथ्वी की गतियाँ हुई। आइए देख लेते हैं अन्य पृथ्वी की गतियों के प्रकार। तो पहला है घूर्णन, दूसरा है परिक्रमण या वार्षिक गति। तो घूर्णन, परिभ्रमण या दैनिक गति जिसे रोटेशन भी कहते हैं, दूसरा परिक्रमण वार्षिक गति रिवोल्यूशन भी कहते हैं। पहला है घूर्णन रोटेशन, पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व घूमती है। घूर्णन की चाल 1670 किलोमीटर है प्रति घंटा। परिभ्रमण घूर्णन का समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर, सूर्य का झुकाव 0। उसके बाद देख लेते हैं घूर्णन के प्रभाव क्या क्या होते हैं जो पृथ्वी के घूर्णन के। तो दिन रात का होना है किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना कोरियोलिस बल के कारण होता है। उत्तरी गोलार्ध में हवा अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। याद रखिएगा, जो हवाएं चलती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और तीसरा है ज्वार भाटा या तरंगों की दिशा। तो ज्वार भाटों एवं तरंगों की दिशा भी घूर्णन के कारण प्रभावित होती है। दूसरा है परिक्रमण। तो दूसरी गति है पृथ्वी की रिवोल्यूशन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति करती है। चाल कितनी है? तो 107 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। 107, सॉरी गलत है, हमने इसे 107 पढ़ा था। ये 107 नहीं है, ये 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1,07,000
किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। 1 घंटे में इतना दूरी यह तय करती है। समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड इसमें समय लगता है, यानी कि 365 प्लस 6 घंटा इसको एक चक्कर लगाने में सूर्य का समय लगता है। परिक्रमण का प्रभाव क्या होता है? तो दिन रात का छोटा बड़ा होना होता है परिक्रमण के प्रभाव। ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के प्रभाव। कर्क एवं मकर रेखाओं का निर्धारण, मकर रेखाओं का ये परिक्रमण का प्रभाव। विषुव उपसौर अपसौर की घटना होती है जो परिक्रमण के कारण होती है। ध्रुवों पर 6 माह का दिन एवं 6 माह की रात परिक्रमण के कारण होती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो परिक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे यह सूर्य हुआ तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होना संभावित होती है, जहाँ पर कि पृथ्वी सबसे पास होती है सूर्य की, 147 किलोमीटर है। ये SSC MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? और यहीं इसका उल्टा 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है, जहाँ की सबसे दूर पृथ्वी होती है सूर्य से। उसके बाद 21 जून को ग्रीष्म अयनांत, जो कि पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर होती है 21 जून को। उसी प्रकार से 22 दिसंबर को पृथ्वी सूर्य के काफ़ी पास होती है और शीत अयनांत होता है। उसके बाद देख लेते हैं सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो यह सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। यह अमावस्या को होता है, याद रखिएगा। कब होता है सूर्य ग्रहण? तो अमावस्या को। चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री झुकाव के कारण यह हर अमावस्या को नहीं होता है। तो देख सकते हैं सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। उसके बाद देख लेते हैं चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, जबकि पृथ्वी को छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो जबकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। उसके बाद देख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रमा और ये पृथ्वी आ गई चंद्रमा और सूर्य के बीच में, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है और सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँच पाता। उसके बाद देख लेते हैं सिजगी। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी को एक रेखीय स्थिति प्राप्त हो जाए तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? सिजगी। जैसे कि यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर पृथ्वी और यहाँ पर चंद्रमा एक ही रेखा पर यह आ जाए तीनों, तो इसे सिजगी कहते हैं। और यह कब आते हैं? तो पहला सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण के दिन। उसके बाद सुपरमून की घटना। चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकटतम स्थिति में है, 14% बड़ा इसीलिए दिखाई देता है और 30% चमकीला अधिक इसलिए दिखाई देता है। तो चंद्रमा सुपरमून की अवस्था होती है। चंद्रमा की सुपरमून जब यह सामान्य से 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई दे तब समझ लेना कि यह सुपरमून की घटना है। उसी प्रकार से ब्लू मून। यदि किसी माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून कहेंगे। उसके बाद है ब्लड मून। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, इसीलिए इसे ब्लड मून कहते हैं। उसके बाद हम वायुदाब वितरण के बारे में देखेंगे। तो वायुदाब का वितरण क्या क्या है इसमें इम्पोर्टेंट याद करने लायक। तो बैरोमीटर से पारे का अचानक गिरना खराब मौसम या तूफानी मौसम या पारे का लगातार बढ़ना शांत मौसम का सूचक होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब बैरोमीटर में कोई भी अचानक टेम्परेचर नीचे गिर जाए तो ये समझ लेना कि तूफान आने वाला है। इसी प्रकार बैरोमीटर में पारे का पहले गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो जब बैरोमीटर में पारे का पहले से गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना किसकी स्थिति को प्रदर्शित करता है? तो वर्षा की। इसके बाद वायुदाब का वितरण देखेंगे। तो वितरण 2 भागों में करते हैं, जैसे कि क्षैतिज वितरण
दूसरा है लंबवत वितरण। तो लंबवत वितरण में प्रति 180 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3.4 MB की वर्षा MB की दर से वायु दाब में गिरावट देखी जाती है। प्रति 180 मीटर की ऊंचाई पर 3.4 MB की दर से वायु दाब में गिरावट देखी जाती है, और किंतु अधिक ऊंचाई पर वायु के हल्के और विलयन होने के कारण यह वायु दाब में तेजी से कमी आती है। उसके बाद देख लेते हैं क्षैतिज वितरण। विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी शांत पेटी होती है। 0 से 5 और नॉर्थ और साउथ में यहाँ पर कोई भी वायु दाब नहीं होता ज़्यादा। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है। तो क्षैतिज रेखा में जो मिलता है ये देख लेते हैं। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है। यह एक तापजन्य निम्न वायु दाब की पेटी है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ताप सबसे अधिक होता है। इस कारण से यहाँ पर हमेशा हवाएं ऊपर ही उठती रहती हैं। इस कारण से यह 0 से 5 डिग्री तक ही यह ताप मिलता है दाब, जिसमें धरातली पवनों का अभाव हो पाया जाता है। वायुमंडलीय दशाओं के शांत होने के कारण इसे शांत पेटी या डोल ड्रम भी कहते हैं। इसे ITCZ भी कहा जाता है, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन ITCZ या डोल ड्रम। उसके बाद देख लेते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी। तो इसमें क्या है, उपोष्ण प्रति चक्रवाती दशाएं उच्च वायु दाब पर होता है। यह 30 से 25 और 30 से 35 और 30 पर यह जो वायु दाब की पेटियां हैं नीचे गिरती हैं, तो 30 डिग्री पर नीचे गिरती हैं। तो इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 25 से 35 डिग्री के बीच पाया जाता है। इस पेटी का निर्माण वायु के अवरोधन से संबंधित है, जिसकी वजह से सतह पर उच्च वायु दाब का निर्माण होता है और प्रतिचुंबकीय या प्रतिचक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी, जो कि 65 से 60 डिग्री या 55 से 65 डिग्री के बीच पाया जाता है। यह जहां उपोष्ण क्षेत्र से आने वाली गर्म वायु ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली ठंडी वायु पर वह ताग निर्मित कर आरोहित होती है, जिसकी वजह से सतह पर निम्न वायु दाब का निर्माण होता है। वायु के आरोहण के कारण सतह पर चक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी। इस पेटी का विस्तार ध्रुवों के आसपास पाया जाता है, जहां वर्ष भर तापमान के कम होने के कारण उच्च वायु दाब निर्मित रहता है। उसके बाद देख लेते हैं 3 प्रकार की सेलें कौन सी हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर, या 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री अक्षांश पर हेडली सेल पाई जाती है। उसी प्रकार से 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में फेरल सेल पाई जाती है। उसके बाद 60 से 90 डिग्री के बाद पोलर सेल पाई जाती है। तो 3 प्रकार की यह सेलें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम आगे देखेंगे विश्व के सभी प्रमुख मरुस्थल। थैंक यू, बाय। और आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।